नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू आइस में। हम इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर देखेंगे। देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल इसकी एक रिपोर्ट है भारत की इकोनॉमिक्स को लेकर। वर्तमान में भारत की इकोनॉमिक्स कहाँ पे है, भारत की क्या स्थिति है, चाइना से भी कुछ का मामले में कंपेयर किया गया है, तो इसी पे देखेंगे। करंट का टॉपिक है अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो भारत की टॉपिक लिखेंगे भारत की इकोनॉमी वर्तमान स्थिति में। तो कुछ पॉजिटिव पक्ष है, कुछ निगेटिव पक्ष है। मतलब कुछ सकारात्मक बातें की गई है और जो इकोनॉमिक्स में निगेटिव पक्ष है उसको बताया गया है। तो दोनों पे बात किया गया है। ये पहला बोल रहा है पॉजिटिव पक्ष में कि भारत की इकोनॉमिक्स लगातार बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ती है। तो भारत लगातार देख रहे हैं कि 7 से 8% का ग्रोथ रेट है, ऑलमोस्ट 7 से 8% के बीच ग्रोथ रेट है। लेकिन चाहिए कितना अभी भी ग्रोथ रेट, तो अभी भी ग्रोथ रेट 2 डिजिट में चाहिए, मतलब 10% से ऊपर का ग्रोथ रेट हर साल भारत को चाहिए। सेकेंड नंबर पे सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है। तो आधारभूत ढांचा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा इसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें सरकार ने हेवी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 10 साल में। जैसे कि बंदरगाह, तो बंदरगाह में जो जहाज रहते हैं, जहाज़ों का आना जाना बंदरगाह के जरिए होता है। पहले समय अधिक लगते थे, अब टर्न अराउंड टाइम, अर्थात जो समय है, समय के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, टर्न अराउंड टाइम। इसमें 50% की कमी आई है। पहले अधिक समय लग रहे थे, क्या बोलेंगे, पहले अधिक समय लग रहा था, अब समय कम लग रहे हैं। अर्थात तेजी से जो है जहाज जा रहे हैं, कंटेनर से भर भर के जा रहे हैं। पहले टाइम बहुत अधिक लग जाता था लोडिंग करने में, कंटेनर को भरने में, जहाज पे फिर लोड करने में, अपलोड करने में। तो ओवरऑल एक टर्न अराउंड टाइम था बंदरगाह पे, अब कम टर्न अराउंड टाइम लग रहे हैं क्योंकि सरकार ने हेवी मात्रा में बंदरगाह में इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो बंदरगाह का सरकार लगातार आधुनिकीकरण की है। इसी तरीके से जो रेलवे है, तो रेलवे का बिजली मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, जगह जगह अब रेलवे पहुंच रही है। दूर दराज के इलाकों में अब रेलवे जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए नॉर्थ ईस्ट भी भारत से कनेक्ट हुआ। अलग से एक समर्पित रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है जो सिर्फ माल को ढोएगी। तो डेडिकेट फेरीडोर, एक कॉरिडोर बनाया गया रेलवे के लिए। तो क्या बोलेंगे, जिसपे माल गाड़ी चलेगी। देखिए, पैसेंजर ट्रेनें होती है, ये एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, और इसी लाइन पे क्या चल रहे थे पहले, तो मालगाड़ी भी चल रहे हैं। लेकिन अब मालगाड़ी के लिए अलग है, ताकि जो कभी कच्चे पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पेट्रोल हो, डीजल हो, अनाज हो, ये तीव्र गति से अपने डेस्टिनेशन में पहुंचे। तो समर्पित माल गाड़ी के लिए कॉरिडोर का निर्माण किया गया रेलवे में। अब ट्रेनों की औसत स्पीड भी 50% बढ़ी है। पहले ट्रेनों की जो गति थी बहुत ही कम थी, लेकिन काफ़ी तीव्र गति वाले सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का भारत में लगातार उद्घाटन किया गया, नए नए मार्ग बनाए गए। तो कुल मिला के 50% से अधिक जो है ट्रेनों की औसत गति बढ़ी है। अभी भी इसकी औसत गति चीन, अमेरिका, कनाडा की तुलना में कम है। भारत को अभी भी चाहिए कि रेलगाड़ी में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे और जो भी समय लग रहे हैं उस समय को और कम करें। अर्थात ज़रूरत पड़े तो बुलेट प्रूफ ऐसी ट्रेनें चलाए, मैग्नेटिक पे आधारित ट्रेनों का निर्माण करें। अब यहाँ पे बात करते हैं फिर थर्ड पक्ष में। तो भारत में 25% जनसंख्या जो है, 50% से अधिक जनसंख्या 25 साल के अंडर में है। क्या बोलेंगे, भारत की 50% से अधिक जनसंख्या वो युवा जनसंख्या है और अंडर 25 साल है। अंडर 25 साल होने पे क्या रहता है, इससे एक बड़ी मात्रा में श्रम का निर्माण होता है, श्रम। तो भारत के पास एक बहुत बड़ा श्रम बल है। ये जो श्रम बल है, तो अधिक श्रम बल होने के कारण क्या रहता है कि लागत कम हो जाती है
और अधिक श्रम बल रहता है तो प्रचुर मात्रा में रहने के बाद फैक्ट्री उद्योग धंधे को श्रम बल मिलते हैं, तो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री सर्विस जैसे सेक्टर में श्रम बल काम आते हैं। साथ साथ में कई देशों में जो है श्रम बल कमी पड़ रही है, तो इस स्थिति में श्रम बल का एक्सपोर्ट भी होता है। जैसे अगर आप खाड़ी के देशों को देखेंगे तो वहाँ श्रम बल की इस चीज़ की भारी मात्रा में कमी है, तो भारत श्रम बल का एक्सपोर्ट करता है, इससे अर्निंग भी जनरेट होते हैं। भारत को काफ़ी रेमिटेंस जो है खाड़ी देशों से प्राप्त होते हैं, अर्थात पैसे। तो ये श्रम बल है 25 साल के अंडर में है, स्किलफुल, धीरे धीरे स्किल्ड की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल श्रम बल का है। फिर इसी में पॉजिटिव पक्ष में जो चौथा है कि 1967 के बाद, इसको बोलेंगे आप निर्भरता अनुपात। तो 1967 के बाद से भारत में डिपेंडेंसी रेशियो रहता है, निर्भरता का अनुपात लगातार कम हो रहा है। निर्भरता क्या है? तो बोल रहा है 60 वर्ष से अधिक की आयु और 15 साल से नीचे की आयु। तो 15 साल के नीचे की आयु और 60 वर्ष से अधिक की जो आयु रहती है, ये आपके निर्भर लोग हैं। जब निर्भर लोग रहते हैं तो उसके बाद वो अधिक मात्रा में क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। अर्निंग, अर्थात जो अर्निंग वाला क्षेत्र है उस पर डिपेंड न रह के उपभोग वाले सेक्टर पर डिपेंड रहते हैं, तो उपभोग अधिक करते हैं। इस स्थिति में सेविंग क्या होता है? कम होता है। जब सेविंग कम होगा, देखिए उपभोग अधिक होगा, आप खर्च अधिक करेंगे, तो खर्च अधिक करने से आप सेविंग कम कर पाएंगे। जब आप खर्च कम करेंगे तो सेविंग अधिक करेंगे। अगर निर्भरता अनुपात अधिक है, 60 वर्ष से अधिक की आयु के लोग हैं और 15 साल के नीचे की आयु है, तो इनके पोषण पे अधिक खर्च करना पड़ेगा, फिर इनके देखभाल पे अधिक खर्च करना पड़ेगा। तो उपभोग अधिक करते हैं, सेविंग कम होता है, सेविंग कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो देखिए, लेकिन भारत में 1967 के बाद बिल्कुल स्थिति उल्टी हो रही है धीरे धीरे। अब क्या है? इसका उल्टा करेंगे कि भारत में डिपेंडेंसी रेशियो कम हो रहे हैं, कम होने के कारण सेविंग बढ़ते जा रहे हैं, सेविंग बढ़ने से इन्वेस्टमेंट अधिक हो रहा है। ठीक है, आपको ये करना है। इसका निगेटिव पक्ष दूसरा कर देंगे आप। इसके साथ देखिए श्रम बल में ही थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो श्रम बल है, श्रम बल में अब दो फैक्टर काम करते हैं। एक साइड है मेल और दूसरे साइड है फीमेल। तो मेल श्रम फोर्स है, आपके पास लेबर फोर्स है, और फीमेल लेबर फोर्स है। भारत में जो श्रम बल में अभी फीमेल का योगदान, महिलाओं का योगदान कम है। अभी महिलाओं का योगदान 25% के नीचे है, बाकी 75% से अधिक जो है मेल का दबदबा है। ये भी आपको ध्यान देना है कि श्रम बल में 25% से भी कम भारत में महिलाएं काम कर रही है। लेकिन इसकी जब चीन से तुलना करते हैं तो चीन के श्रम बल में 74% महिलाएं, उल्टी स्थिति है। चीन में महिलाएं अधिक काम कर रही है, श्रम बल में महिलाओं का योगदान अधिक है। इसके साथ साथ जितने भी एशियाई कंट्री में जो डेवलप्ड हुए हैं, जैसे दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर जैसी कंट्रियों में, तो वहाँ के श्रम बल में महिलाओं का योगदान 50% से अधिक है। तो भारत को श्रम बल में फीमेल का योगदान बढ़ाना होगा, ज़्यादा ज़्यादा रोजगार में फीमेल जुड़े, जैसे उद्योग हो, सेवा क्षेत्र हो, और जो फीमेल काम कर रही हो काफ़ी सारे सेक्टर में इनका कंट्रीब्यूशन भी नहीं माना जाता है। फॉर एग्जांपल में होम मेकिंग, चाइल्ड केयर। देखिए एक सेक्टर है इकोनॉमिक्स का सेक्टर जो है बहुत ही विशाल वाला सेक्टर ये। तो होम मेकिंग में कंट्रीब्यूशन भारतीय सेक्टर में नहीं गिना जाता है इकोनॉमिक्स में इनका योगदान। जैसे घरेलू क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही है घरेलू, तो योगदान नहीं माना जाता। पुनः चाइल्ड केयर इसमें भी नहीं माना जाता, बच्चों की देखभाल। लेकिन अगर आप विकसित कंट्री में जाएंगे या चीन में, विकसित देशों में बिल्कुल एक क्षेत्र है जिसमें भारी मात्रा में रोजगार जनरेशन होता है और इनकम होते हैं। तो चाइल्ड केयर और होम मेकिंग एक कारोबार का रूप ले चुका है चाइना और डेवलपमेंट कंट्री में, लेकिन भारत में अभी भी ये उद्योगों का रूप नहीं ले पाए हैं। इन दोनों को इंटीग्रेटेड करने की जरूरत है भारत में। क्या करना होगा? होम मेकिंग को, चाइल्ड केयर को एक इंटीग्रेटेड रूप से
करना होगा, तब जाके श्रम और बढ़ेंगे, रोजगार धंधे और बढ़ेंगे और फीमेल को जो है इकोनॉमिक्स में और अधिक योगदान के लिए अवसर मिलेगा। इसके साथ और भी कुछ कारक हैं, नोट करिएगा, इसको थोड़ा समझिएगा पॉज करके, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होम मेकिंग इंडस्ट्री और चाइल्ड केयर इंडस्ट्री बिल्कुल नई इंडस्ट्री है, लेकिन भारत में विकसित देशों में पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, डेवलप्ड है। इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में। देखिए ग्रामीण श्रम बल की अभी बात कर रहा हूं मैं, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ने क्या किया, कृषि सेक्टर जो है एग्रीकल्चर क्षेत्र, इसमें भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया सरकार ने। जब से हरी क्रांति आई है, खाद पानी बिजली रोड लाइट में सरकार ने भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है। आज भी सरकार बहुत ही अधिक मात्रा में यूरिया पे सब्सिडी दे रही है और डीजल पे सब्सिडी देती है। तो कृषि क्षेत्र में सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया, सब्सिडीज दिया ग्रामीण क्षेत्र में। इसके साथ सरकार फूड प्रोग्राम चला रही है, खाद्य पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। पीडीएस जैसे नाम सुने होंगे, पीडीएस। तो पीडीएस के जरिए चावल अनाज जो है आपके डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। इन दो सेक्टर में जब सरकार भारी मात्रा में सब्सिडीज दे रही है, तो ग्रामीण जो पॉपुलेशन था, इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा, ग्रामीण पॉपुलेशन इसका माइग्रेशन जो है बहुत ही कम हो रहा है इंडिया में। माइग्रेशन अर्थात लोग क्या हैं, वो कम दूरी पे यात्रा कर रहे हैं। देखिए यात्रा, अब यहाँ पे एक शब्द आ गया ट्रेवल। जब गांव में ही भारी मात्रा में आप सब्सिडीज पे खाना दे रहे हैं और चीज दे रहे हैं, तो लोग ट्रेवल कम कर रहे हैं। अगर ट्रेवल कम करेंगे तो ट्रेवल सेक्टर का विकास कैसे होगा, कैसे, एक समझिए लिंक। जब लोग को एक ही जगह पे आप सब चीज दे रहे हैं, तो जब देंगे तो वो ए क्षेत्र से बी क्षेत्र में क्यों जाएगा, वो क्यों वो बस में ट्रेवल करेगा, ट्रेन में ट्रेवल करेगा, हवाई जहाज में ट्रेवल करेगा। तो ट्रेवल इंडस्ट्री बस कार टेम्पो ट्रक में वो क्यों ट्रेवल करेगा, इस सेक्टर का कम विकास हुआ भारत में। लेकिन चीन में क्या हुआ, इसकी उल्टा स्थिति है। वहां पे लोग ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ही लोग दूर दूर तक ट्रेवल करते हैं। फलस्वरूप एक ट्रेवल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभरी। तो ट्रेवल एक इंडस्ट्री का रूप धारण कर लिया चीन में, लेकिन भारत में अभी भी ये उतना डेवलप्ड नहीं हो पाया। सेकेंड चीज है कि जो माइग्रेशन की अगर बात करें, माइग्रेशन सिर्फ जो पिछड़े हुए स्टेट है माइग्रेशन वहां से है, ओनली एक विशेष क्षेत्र है जहां से माइग्रेशन हो रहे हैं। अगर इसमें भी बात करें माइग्रेशन किसका है, तो विशेष क्षेत्र का। किस क्षेत्र का है, तो बोलेंगे जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। माइग्रेशन कभी भी महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु केरल से इंडिया के अन्य राज्यों में नहीं है। ओनली माइग्रेशन कहाँ से हो रहे हैं, पूर्वी यूपी बिहार से या फिर असम नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों से जो पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ पे माइग्रेशन को लेके भी है। अगर अधिक लोग ट्रेवल करें तो ट्रेवल इंडस्ट्री का विकास होगा, और जब अधिक ट्रेवल इंडस्ट्री का विकास होगा तो फैक्ट्री का विकास होगा। अगर टेम्पो पे लोग यात्रा करते हैं तो टेम्पो की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। प्रोडक्शन कहाँ पे होंगे, फैक्ट्री में होंगे। फैक्ट्री चलेगी तो उसके बाद सरकार को टैक्स भी मिलेंगे। तो ट्रेवल इंडस्ट्री भी इंटीग्रेटेड रूप से आगे बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक्स है वो एक सर्कल में आपको समझना होता है, चक्र के रूप में। ए बी से जुड़ते हैं, बी सी से जुड़ेगा, पुनः सी जो है ए से जुड़ेगा, अर्थात एक सर्कल में ही घूमते रहते हैं इकोनॉमिक्स। तो ट्रेवल इंडस्ट्री का विकास मतलब फैक्ट्री का विकास, अर्थात सरकार को ज्यादा टैक्स, तो बड़े आकार का विशाल बजट, तो सरकार का अधिक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन से लेकर रोजगार विभिन्न प्रकार की योजनाओं में आपको अधिक सुविधा मिलने लगेगी। अगर विकास नहीं होगा ट्रेवल इंडस्ट्री का तो लोगों के बीच जुड़ाव कनेक्टिविटी कम होंगे, उल्टा करना पड़ेगा फिर आपको। अब देखिए यहाँ पे और कुछ फैक्टर देखना होगा हमको।
भारत को लाभ मिला है ट्रेड वार से। जो चाइना, यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका के बीच एक शब्द आता है यूएस और चीन, इन दोनों के बीच ट्रेड वार चले हैं। ट्रेड वार क्या है? व्यापार युद्ध। सीधी सी भाषा में आप समझिए, ट्रेड वार क्या है? व्यापार का युद्ध। यूनाइटेड स्टेट चाहता था वर्ल्ड में मेरा दबदबा हो व्यापार के मामले में, सारा वस्तु का प्रोडक्शन अमेरिका करे और लोग कंज्यूम करे, अमेरिकी वस्तु पूरा वर्ल्ड में बिके। कहाँ बिके? पूरी वर्ल्ड में। चीन चाहता है पूरा वर्ल्ड पे कब्जा करना, व्यापार में मेरा कब्जा हो, चाइनीज वस्तु मेरे यहाँ हो। रिजल्ट ये है, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। तो एक वर्ल्ड है, दुनिया तो एक ही है, या तो यूएस रहे, यूएस का दबदबा ट्रेड मार्केट में, या तो चीन का। अगर यूएस का ट्रेड दबदबा कम रहा तो चाइना हावी हो जाएगा, एक बड़ा बाजार पे कब्जा करेगा, और चीन अगर पीछे आया तो यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड पे अधिक बड़ा पोर्शन प्राप्त कर लेगा। रिजल्ट ये है, ट्रेड वार स्टार्ट हुआ जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे। ट्रंप नाम सुने होंगे, एक्स प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट के। इन्होंने ट्रेड वार स्टार्ट किया, चीन पे काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाए, कोशिश किया कि चीन को कच्चे माल ही ना मिल पाए। जो चीन वर्ल्ड की 50% फैक्ट्री आउटपुट का प्रोडक्शन, अर्थात 50% जो भी वस्तु का प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में, पूरी दुनिया, उसका अकेले प्रोडक्शन चीन करता था। इसका मतलब है अगर आप कपड़ा पहनते हैं उसका 50% का हिस्सा जो भी कच्चा माल था वो यूनाइटेड स्टेट नहीं, चीन देता था। इसी चीन का तोड़ने के लिए ट्रंप ने स्टार्ट किया ट्रेड वार, प्रतिबंध लगाए, अलग अलग तरीके के प्रतिबंध लगाए, कच्चे माल की सप्लाई कोशिश किया रोक दिया जाए, स्थिति खराब हुई। इसमें फिर भारत को एक नया, अर्थात भारत को क्या हुआ, एक अवसर प्राप्त हुआ, बोलेंगे अपॉर्चुनिटी इन ट्रेड वार का। दोनों जब दो युद्ध करते हैं तो तीसरे को लाभ होता है, यही है जियोपॉलिटिक्स। भारत को इस स्थिति का लाभ हुआ। जो भी इन्वेस्टर थे पहले इन्वेस्ट करते थे चीन में, चाहे यूएस के हो या पश्चिम कंट्री के हो, अधिक पैसा क्या इन्हीं कंट्रियों के पास है, इन्वेस्टमेंट इन्हीं से आते हैं पूरा वर्ल्ड में। तो यूएस से अब धीरे धीरे पैसा इन्वेस्टमेंट भारत में आने लगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया है चिप कंपनी फॉक्सकॉन, और है पेटागोन, ऐसी करके चिप वाली कंपनी है। टेस्ला भी आ रही है, नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला, एलन मस्क की है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपना प्लांट लगा रही है। इसका कारण सीधा सा है ट्रेड वार, तो इससे भारत को लाभ हुआ। और भी कुछ कारण है, नेगेटिव में देखना होगा हमको, क्या क्या ड्रॉबैक है भारत का। ये सब अभी पॉजिटिव पढ़ रहे हैं और साथ साथ में एक सर्कुलेशन में आप पढ़ रहे हैं, चक्र में। देखिए नेगेटिव पक्ष में भारत का जीडीपी जो है इसमें 15% से कम योगदान उद्योग का दे रहा है। आप भले उद्योग देख रहे होंगे कि सरकार के हिसाब से इतना % कंट्रीब्यूशन है। 3 तरीके के सेक्टर होते हैं इकोनॉमिक्स में। प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं एग्रीकल्चर, दूसरे में बोलेंगे इंडस्ट्री, और थर्ड में सर्विस सेक्टर। अर्थात प्राथमिक सेक्टर जो पूरी तरीके से प्रकृति पे निर्भर चीज रहता है। इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? जो प्राथमिक सेक्टर से प्राप्त कच्चे माल की प्रोसेसिंग करे, अर्थात बिजली से चलने वाली मशीनें, इसको बोलते हैं उद्योग धंधे। और थर्ड में इसका डिलीवर करने वाले सेवा, या तो सेवा डायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, भारत का 15% ही जीडीपी का उद्योग से प्राप्त होता है। धीरे धीरे औद्योगिक सेक्टर का योगदान भारत के जीडीपी में घटा है। पहले कभी था कि 25% तक योगदान कर रहा था, 25% से कम हो के अब उद्योग 15% तक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के अकॉर्डिंग। तो निश्चित है किसी न किसी सेक्टर का योगदान बढ़ रहा हो गया, तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान बढ़ रहा हो गया, तो सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भारत में प्राइमरी सेक्टर का योगदान नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे सर्विस सेक्टर का योगदान लगातार बढ़ रहा है। चाहिए था सरकार को, गवर्नमेंट को, कि उद्योगों में अधिक इन्वेस्टमेंट करे, औद्योगिक सेक्टर का लगातार विकास हो और औद्योगिक सेक्टर जीडीपी में कम से कम एटलीस्ट 50% का कंट्रीब्यूशन करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें बोला जा रहा है भारत अभी उद्योग के मामले में वहां पे है जहां पे चीन 1990 में था। ध्यान से इस पॉइंट को नोट करिएगा आप। भारत में औद्योगिक क्षेत्र अभी उस मुकाम पे है जहां पे चाइना 1990 के दशक में था उद्योग के मामले में। इसका मतलब है
जब तक आप उद्योगों का विकास नहीं करेंगे तब तक एक आपका आधारभूत ढांचा तैयार नहीं हो सकता है। बिना औद्योगिक विकास के आप इकोनॉमिक्स को अधिक दूर तक नहीं ले जा सकते। चीन ने यही किया, पहले उसने अपने उद्योग को मजबूत किया, जो उद्योग सेक्टर है इसको स्ट्रॉन्ग किया चाइना ने, तभी वर्ल्ड के 50% मार्केट पे उसका कब्जा हुआ। हर जगह चाइनीज वस्तु दिखाई देंगे, वो चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे कंप्यूटर सेक्टर हो, या टेलीकम्युनिकेशन उपकरण, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, कार, सारा में चीन का दबदबा मिलेगा आपको, क्योंकि उसने अपने उद्योग को मजबूत किया, जो भारत अभी तक नहीं कर पा रहा है। लेकिन सेवा क्षेत्र में चीन पिछड़ गया भारत से। चाइना हमारे से सर्विस सेक्टर में बहुत ही पीछे चला गया, और भारत क्या किया, सेवा सेक्टर में भारत ने अधिक विकास किया। तो भारत की इकोनॉमिक्स कैसे है बोलेंगे, सर्विस ड्राइवन इकोनॉमिक्स है, अर्थात सर्विस द्वारा चलने वाली, ड्राइव होने वाली इकोनॉमिक्स है, न कि इंडस्ट्री द्वारा ड्राइव होने वाली इकोनॉमिक्स। और प्राथमिक सेक्टर की बात ऐसा है, देखिए लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मत्स्य हो, इनका योगदान धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। जो जीडीपी में रेशियो है, अनुपात है, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और सर्विस सेक्टर लगातार बढ़ते जा रहा है। कई स्टेट में तो सर्विस सेक्टर 80% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। उद्योग नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन सर्विस सेक्टर बहुत है। जैसे गोवा की बात कर ले, तो गोवा की जो भी जीडीपी है गोवा, वहाँ पे 80% से अधिक योगदान सर्विस सेक्टर का होगा। उद्योग कम और सेवा अधिक, अलग अलग तरीके की सेवा। और बिहार जैसे स्टेट की बात करेंगे, उद्योग कम है बिहार में, लेकिन सेवा अधिक है। तो सेवा सेक्टर बहुत सारे स्टेटों में कंट्रीब्यूशन 50% के ऊपर है, लेकिन उद्योगों में पिछड़े हुए हैं अभी। तो आपका निगेटिव पक्ष में ये बताएंगे कि भारत को चाहिए कि औद्योगिक सेक्टर का विकास करे, लगातार औद्योगिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे, सब्सिडीज दे, और एक आधारभूत ढांचा तैयार करें। अब बात करेंगे हम श्रम बल। जो श्रम बल है, इस श्रम बल का स्किलफुल अर्थात एक शब्द है स्किल्ड करना। इनको रोजगार देने के लिए रोजगार उन्मुखी अर्थात उद्योग उन्मुखी होना होगा। ऐसा स्किलफुल करिए जो उद्योगों में काम आए। तो स्किल्ड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी पढ़ाई जो उद्योगों के लिए काम नहीं हो, भारत में अधिक चलते हैं, लेकिन चीन में ऐसी जो भी आपके स्टडी अध्ययन होते हैं उनको जोड़ा जाता है स्किल से, अर्थात प्रैक्टिकल पक्ष मजबूत है। रिजल्ट यह है, जब प्रैक्टिकल पक्ष मजबूत रहते हैं, स्किलफुल रहते हैं, तो इससे इनोवेशन का गुण बढ़ता है। क्या बोलेंगे, इनोवेशन। और एक क्रिएटिविटी का गुण है, रचनात्मक गुण। देखिए, जब भी इनोवेशन का गुण, क्रिएटिविटी का गुण बढ़ता है, अगर स्किल्ड है, कंप्यूटर चलाने आता है, कंप्यूटर बनाने आता है, कंप्यूटर के माइक्रोचिप बनाने आते हैं आपको, तो रोजगार धंधे अपने आप आते हैं। अब आपको रोजगार धंधे के लिए कंप्यूटर चिप बनाना होगा, इसके लिए आपको स्किलफुल करना होगा। उसके लिए आपको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, लैब की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर ही नहीं है, और आज का वर्ल्ड जो है डिजिटलाइज वाला है, हर चीज़ में डिजिटल, जहाँ पे कंप्यूटर और इंटरनेट मस्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आप डिजिटल बाजार में कैसे आ सकते हैं। मतलब आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे वर्ल्ड से, डिग्लोबलाइज हो जाएंगे, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा आपका, बंद हो जाएंगे आप। एक शब्द आता है क्लोज्ड इकोनॉमिक्स, किसी से लेना देना कुछ नहीं। तो हुआ कैसे, ओनली स्किल्ड से हुआ। भारत में अभी भी स्किल्ड क्या है, 10-12% के आसपास है ऑलमोस्ट, लेकिन चाइना से कंपेयर करेंगे तो 60% स्किल्ड। दक्षिण कोरिया से कंपेयर करेंगे 80% लोग जो पॉपुलेशन है वहाँ की स्किल्डफुल है। ताइवान का बात करिए 90% से अधिक है। एटलीस्ट आपको 20-15-25% तो करने ही पड़ेंगे। 1/4 करना होगा। जो यूथ है, श्रम बल है, जो अंडर 25 है, इनको स्किल्डफुल करना होगा। और ऐसा कोई बेकार स्किल्डफुल नहीं जिसमें अच्छा क्वालिटी मिले, इनोवेशन का गुण हो और क्रिएटिविटी हो। अब आप कंप्यूटर का नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर लैब ही नहीं, आप सिर्फ मौखिक रूप से कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं। तो लैब भी चाहिए होगा, भी प्रैक्टिकल कराना होगा, और उस टैलेंट को बाद में फंड भी करना होगा, उसको जोड़ना होगा आपको बैंक से, फाइनेंस कंपनियों से। तो ओवरऑल एक इंडस्ट्री का अलग से विकास होगा। और भी देखिए कुछ फैक्टर निगेटिव पॉइंट में,
यहाँ पे बात कर रहा है जीडीपी में ऋण का अनुपात, जीडीपी रेशियो बाय ऋण, क्या बोलेंगे, ऋण। देखिए ऋण कितना है भारत के पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अकॉर्डिंग भारत का जो जीडीपी में ऋण है, पब्लिक डेब्ट इसको बोलते हैं, सरकारी ऋण, एक शब्द आ रहा है, जीडीपी का 85% है। बोल रहा है ब्राजील के बाद भारत सबसे ऋणग्रस्त देश है। जब आप इतना अधिक ऋण ले लेंगे फिर आप उसको चुका नहीं पाएंगे, ब्याज पे आपको खर्च करना होगा। अगर आप ऋण ले रहे हैं, किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं, सरकारों से ले रहे हैं, या वेल्थ फंड होते हैं सॉवरेन, उनसे ले रहे हैं, जब आप इतनी भारी मात्रा में ऋण लेंगे तो जो टैक्स रहता है, टैक्स का पैसा कहाँ जाएगा, ब्याज चुकाने में जाएगा। जब ब्याज चुकाने में जाएगा, ये आपके किसी काम का नहीं आया ब्याज। जो पब्लिक पे खर्च होना था, लोगों पे खर्च होना था, वो कहाँ चला गया, ब्याज चुकाने में चला गया। तो भारत का जीडीपी ऋण का रेशियो 85% है, ब्राजील के बाद सर्वाधिक ऋणग्रस्त देश है। ऋण को कम करना होगा। कुल मिला के फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट को अच्छे से लागू करना होगा आपको हर कंडीशन पे। जो टारगेट है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसको जिम्मेदारी पूर्वक निभाना होगा। कई सारे स्टेट क्या कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, कर्ज लेके अनाप शनाप चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। लोग लुभावान चुनावी वादे करते हैं, उसको पूरा करने के लिए फंड डाल रहे हैं, और वो फंड कहाँ से आ रहा है, कर्ज से आ रहा है। इसी स्थिति सरकार के भी एक सेंटर में। तो कोशिश करना चाहिए कि जो ब्याज है वो कम हो, जो टैक्स का पैसा है वो सही तरीके से पब्लिक पे खर्च हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो, लोगों के भलाई कल्याण के लिए खर्च हो। अब सरकार टैक्स भी नहीं बढ़ाती है, काफ़ी सारा जो टैक्स सिस्टम है कमज़ोर है। अभी भी बहुत सारे क्षेत्र जो हैं टैक्स के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा देखिए टैक्स में थोड़ा सा, वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार जो ट्रेड होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो सरकार इंपोर्ट पे सर्वाधिक टैक्स लगाने वाली है। अर्थात भारत ऐसा कंट्री है जो इंपोर्ट पे सर्वाधिक टैक्स लगाता है। अगर किसी देश को भारत में सामान बेचने होते हैं तो सरकार ने क्या किया है, इंपोर्ट पे इतना अधिक टैक्स कर दिया है कि वो बेचने से डरता है, क्योंकि जितने का सामान नहीं हो रहा उससे अधिक टैक्स ही हो जाएंगे, और सामान टैक्स दोनों को जोड़ दिया जाए तो और लोगों को अधिक खर्च करना होगा। तो कोशिश करनी चाहिए ऐसी कोई भी इंपोर्ट की वस्तु जो कि भारत की इंडस्ट्री के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए काम हो, उस पर टैक्स कम करे। अब ऐसा चीज़ मान लीजिए जो भारत में नहीं है, उस पर आपको टैक्स लगाने की जगह कोशिश करनी चाहिए कम से कम टैक्स हो, ताकि वो वस्तु भारत में आए। भारी मशीनरी उपकरण, कच्चे माल भारत को चाहिए, भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, तो कच्चे माल की जरूरत होगी। अब कच्चे माल चाहिए होंगे, मशीन चाहिए होगी, तो कोशिश करिए ये सब वस्तु पे कम से कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएं, ताकि ये सब भारत में आए और उद्योग के साथ जुड़े, इंटीग्रेटेड रूप से डेवलप्ड हो।